हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि गेट 2024 का लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है लीनियर अलजेब्रा का, जिसके अंदर मैं डिस्कस किया हुआ था 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में। उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ था और आज मैं आप लोग के लिए जो लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर्स लेकर के आया हूँ, इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ गेट 2024 में एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो बेसिकली 2 नंबर्स में पूछे जाते हैं गेट में। उन सभी को मैं यहाँ आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप इस लेक्चर्स को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोग को पता चल जाए कि गेट के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप गेट 2025 का प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इस लेक्चर्स को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो देखिए एमएसक्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है समझ लीजिए। लेट टी सच दैट R4 to R4 be a R linear transformations such that 1 and 2 are the only eigenvalue of t. Suppose that dimensions of kernel of t minus I and range of t minus 2I are 1 and 2 respectively. Which of the following is are possible अपर ट्रायंगुलर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ टी। तो समझिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। हमारे पास एक रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन करके दिया हुआ है R4 से R4 में, और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस मिलेगा, उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस के पास सिर्फ दो आइगन वैल्यू होगा 1 एंड 2, और इन दोनों आइगन वैल्यू के अलावा और कोई आइगन वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और साथ में इन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो कर्नल का डायमेंशंस है और रेंज का डायमेंशंस है वो यहाँ गिवन है। क्या गिवन है वो देख लीजिए। यहाँ डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई का यहाँ गिवन है 1, और यहाँ डायमेंशंस ऑफ रेंज ऑफ यहाँ टी माइनस 2i का गिवन है 2। तो हमें इसी से डिसाइड करना है कि जो हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है वो हम लोग यहाँ से कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जेसी ब्लॉक्स का। और जेसी ब्लॉक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, गिवन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो वो हमें मिलता है कहाँ से, आइगन स्पेस की डायमेंशन से। और आइगन स्पेस की डायमेंशंस क्या होता है, आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है वही हमें आइगन स्पेस के डायमेंशंस बताता है करस्पॉन्डिंग टू द गिवन आइगन वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यू 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ हम लोग इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमें आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ नल स्पेस की डायमेंशंस दिया हुआ है। इट मींस दैट नलिटी ऑफ टी माइनस आई गिवन है और वो क्या है 1 है। और जो नलिटी होता है वही क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गिवन आइगन वैल्यू 1। और जो नलिटी मिलता है इट मींस दैट जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा उतना ही हमारे पास क्या मिलता है, नंबर ऑफ जेसी ब्लॉक। आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ब्लॉक मिलेगा, और एक ब्लॉक मिले उसका ऑर्डर क्या हो वो डिपेंड करेगा उसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर। तो देखिए यहाँ हमारे पास आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है, रेंज स्पेस की डायमेंशंस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नल स्पेस की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इट मींस दैट हमारे पास जो आइगन स्पेस की डायमेंशंस होगी आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डायमेंशंस ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस 2i इक्वल टू एन माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ रेंज ऑफ टी माइनस
2i। अब ये जो डायमेंशंस ऑफ नल ऑफ t माइनस आई है इसे हम लोग नलिटी ऑफ t माइनस 2i लिखते हैं और ये हमारे पास n है और n क्या है, इस मैट्रिक्स की साइज, मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस का जो साइज है वो है यहाँ, और डायमेंशंस ऑफ रेंज मतलब ये होगा रैंक ऑफ t माइनस 2i। तो देखिए यहाँ हमारे पास n इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 4 है और रैंक ऑफ t माइनस 2i क्या गिवन है 2 गिवन है, तो हम लोग यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ से 4 माइनस 2 इट मीन्स दैट 2। तो हमारे पास नलिटी ऑफ t माइनस 2i क्या आ गया, तो 2 आ गया। और यही क्या बताता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताता है आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें पता चल गया है, तो यहाँ से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जेसी ब्लॉक कितना होगा, तो वो हमारे पास 2 आएंगे आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से कितने किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स मिलेगा वो हमें पता चल गया है। अब यहाँ से हम लोग इसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में भी पता करके उसके बाद हम लोग जेसी फॉर्म का डिसाइड कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग इतना ही इंफॉर्मेशन से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शंस में जा करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन 1 में देख पा रहे होंगे कि आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग एक हमें ब्लॉक मिल रहा है 1 क्रॉस 1 का, और हम लोग जानते हैं कि आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ब्लॉक्स भी कितने मिलना चाहिए, जेसी ब्लॉक वो एक ही मिलना चाहिए, तो एक हमें यहाँ से मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें दो ब्लॉक्स मिल रहा है, एक 2 क्रॉस 2 का मिल रहा है और एक हमें 1 क्रॉस 1 का मिल रहा है। तो ये वाला कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू 2 होगा उसके लिए जेसी ब्लॉक 2 मिलना चाहिए। तो ये हमारा एक पॉसिबल जेसी फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शंस 1 होंगे वो क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शंस होंगे। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शंस देखिए, सेकेंड में क्या गिवन है, यहाँ आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक गिवन है 1 क्रॉस 1 का। अब हम लोग डिसाइड करते हैं आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ 3 क्रॉस 3 का एक हमारे पास आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग जेसी ब्लॉक गिवन है, और आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग हमें जरूरत कितने जेसी ब्लॉक की है, तो हमें 2 जेसी ब्लॉक मिलना ही चाहिए। तो यहाँ मिल नहीं रहा है, इट मीन्स दैट ये हमारा पॉसिबल जेसी फॉर्म नहीं हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस देखिए क्या है, नेक्स्ट ऑप्शंस में भी हमारे पास क्या मिल रहा है, आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग 2 क्रॉस 2 का एक जेसी ब्लॉक मिल रहा है, और आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग भी हमें 2 क्रॉस 2 का ही जेसी ब्लॉक एक मिल रहा है। और हमें चाहिए क्या कि आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें एक ब्लॉक मिले जो कि यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग हमें दो ब्लॉक्स चाहिए लेकिन यहाँ हमें एक ही ब्लॉक मिल रहा है। तो ये हमारा पॉसिबल जेसी फॉर्म नहीं हो सकता है, इसलिए इस ऑप्शंस को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शंस बचा हुआ है। अब इसे देखिए, यहाँ क्या है, आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग एक जेसी ब्लॉक मिल रहा है 2 क्रॉस 2 का, और हमारे पास दो जेसी ब्लॉक मिल रहे हैं आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग 1 क्रॉस 1 का। तो देखिए यहाँ जो भी कंडीशंस हमें गिवन है उन सभी कंडीशंस को ये वाला जेसी फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एक पॉसिबल जेसी फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शंस भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर्स मिलेगा वो ए एंड डी मिलेगा, और बाकी का जो ऑप्शंस है वो आपको फॉल्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप जेसी फॉर्म को डिसाइड कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस, लेट टी एस such that R4 to R4 be two non-zero non-identity R linear transformations. Assume T square is equal to T. Which of the following is R true? तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है, जहां कि आपको यहाँ गिवन है कि जो यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस टी और आर मिल रहा है ये क्या होगा, ना ही तो ये जीरो हो सकते हैं, मतलब टी ना ही जीरो हो सकता है, ना ही ये आइडेंटिटी हो सकता है।
सिमिलरली एस के बारे में भी हम लोग यही बोलेंगे कि एस ना ही जीरो होगा और ना ही क्या होगा, हमारे पास ये आइडेंटिटी हो सकता है। तो ये कंडीशंस गिवन है और साथ में टी के बारे में हमें क्या बताया हुआ है, टी स्क्वायर इक्वल टू टी। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से पहचान सकते हो कि अगर हम लोग टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं और उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या दे देता है, जो ओरिजिनल हमारे पास मैट्रिक्स है वही दे देता है। इट मींस दैट इस कंडीशंस को कौन सा मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस बनने वाला है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही बनने वाला है। अब इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से एक चीज डिसाइड कर सकते हो कि इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस का जो एनिलेटिंग पोलिनोमियल वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा। अब हमें अगर इसका अनलिटिंग पोलिनोमियल के बारे में पता है तो यहाँ से अब हम लोग इसके मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में बता सकते हैं कि इसका पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो सकता है। तो या तो इसका मिनिमल x हो जाए या तो फिर x माइनस वन हो जाए, या ये क्या हो सकता है x इंटू एक्स माइनस वन हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो x इसका पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। और ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमें गिवन है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस मिलेगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और अगर हम लोग इसे कंसीडर करते हैं एज अ मिनिमल पोलिनोमियल तो जो हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है मिनिमल पोलिनोमियल। सिमिलरली x माइनस वन भी हमारा पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ नॉन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। हमारे पास यही एक पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल इसका हो सकता है। और आप देख रहे हो अगर ये हमारे पास पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल है तो इसके पास एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो एंड एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू वन अवेलेबल होगा ही होगा। तो हमारे पास जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा यहाँ से, तो इसके पास जीरो एंड वन दोनों आइगन वैल्यू यहाँ अवेलेबल होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर आइगन वैल्यू जीरो अवेलेबल हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स यहाँ हमें सिंगुलर मैट्रिक्स मिलता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया तो इसे हम लोग नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस टी गिवन है इससे अगर हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस बनाए तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप ऑप्शंस वन में देख सकते हो क्या है, टी इज नेसेसरली इन्वर्टेबल, और हमें क्या मिल रहा है, नॉन इन्वर्टेबल मिल रहा है। इट मीन्स दैट ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं टी की डायगोनलाइजेबिलिटी पे, जो कि ऑप्शन फोर्थ में गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं टी इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उसका मिनिमल पोलिनोमियल जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में मिलता है। और कभी भी आप लोग को डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर मिल जाए किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। तो इस कंडीशन से भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये नेसेसरली डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये हमारे पास फोर ऑप्शंस करेक्ट होगा। अब बच गया दो ऑप्शंस बी और सी। इसमें से अगर हम लोग सी ऑप्शंस की बात करें तो क्या बोल रहा है, टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस हैज ओनली जीरो एंड वन आइगन वैल्यू। तो देखिए टी और एस सिमिलर होने का मतलब क्या है कि टी इज सिमिलर टू एस। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी इज इक्वल टू पी इनवर्स एस और यहाँ से पी, जहाँ की पी हमें क्या मिल रहा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एस मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से कंसीडर करें, ये हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है। यहाँ हम लोग 0 1 0 एंड 0, और साथ में यहाँ क्या हो जाए 0 0 0 0, और यहाँ भी हम लोग 0 0 0 0, और यहाँ 1 1 0 और ये 1।
इस तरह से अगर हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 1 और 0 आइगन वैल्यू दोनों हमें मिलता है, जो क्या कह रहा है, एस की कंडीशंस जो यहाँ गिवन है वो इस मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। तो ये अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, जबकि हमारे पास टी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडम्पोटेंट है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स मिल रहा है वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास बी ऑप्शन, और बी क्या कह रहा है, T and S are similar if S square is equal to S and rank of T is equal to rank of S। तो आप देखिए यहाँ बताया हुआ है कि S जो है वो क्या है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और इस आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है, रैंक ऑफ T के बराबर है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ T मैट्रिक्स मिला हुआ था वो तो यहाँ एक आइडम्पोटेंट गिवन था, लेकिन T एक सिंगुलर है, और जब भी आपको सिंगुलर मैट्रिक्स मिले तो उसके पास एक आइगन वैल्यू 0 अवेलेबल होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास S मिलने वाला है उसके पास भी एटलीस्ट 1 0 आइगन वैल्यू अवेलेबल होगा ही होगा। और 1 ही क्यों, जितना आइगन वैल्यू आपको इसके पास 0 मिलेगा, इट मीन्स दैट जो हमारे पास टी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा उसके पास मिलेगा उतना ही इसके पास भी मिलेगा, और ये भी एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये एक दूसरे के सिमिलर फॉर्म कर देंगे। और ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस था। तो इस तरह से जो हमारे पास बी है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो बी एंड डी है, और बाकी का ऑप्शंस आपको यहाँ फॉल्स मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो गेट 2024 में एमएसक्यू टाइप में पूछा गया हुआ था। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं लीनियर अलजेब्रा का, जो एनएटी टाइप में पूछा गया है, मतलब आपको वहां आंसर्स बताना था कि इसका आंसर्स क्या आएगा। तो उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा जब आप लोग कमेंट करके ये चीज बोलोगे कि हमें एनएटी टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा गया है उनका सॉल्यूशंस भी हमें चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस फिर आप लोग को बताऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट हो और मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशंस मिले आप लोग के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।